बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो डिज़ीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं डिज़ीज़ नंबर 11, वो है हमारे साथ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस कौन सी कंडीशन को कहते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम क्या है, इसके जो काजेस है वो कौन कौन से है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस वगैरह एंड नर्सिंग इंटरवेंशन को लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस कौन सी कंडीशन को कहते हैं, जब हमारे बोन का मास जो है ना वो डिक्रीज हो जाए तो उस वजह से बोन की कमज़ोरी आ जाती है, यानी बोन की वीकनेस आ जाती है। ठीक है, और बोन जो है ना वो इजीली ब्रोकन हो जाता है, यानी वो फ्रेजाइल बन जाता है। ठीक है, तो जब वो फ्रेजाइल बन जाता है, और किस तरह से वो फ्रेजाइल बन जाता है, एक्चुअली ऐसा होता है कि बोन में छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं। ठीक है, लाइक इसी तरह से जो नॉर्मल बोन होता है उसमें ये सुराख इतने ज़्यादा नहीं होते, नॉर्मल बोन इस तरह से होते हैं। लेकिन जो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाते हैं तो उस दौरान ये बोन में छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं, और उस सुराख की वजह से फिर ये जो बोन है ये फ्रेजाइल बन जाता है, यानी वीक बन जाता है, इजीली ब्रोकन फिर हो जाता है। ठीक है, इजीली इसकी फ्रैक्चर आ सकती है। तो इस कंडीशन को जब बोन में छोटी छोटी सुराख आ जाए और वो इजीली फिर ब्रोकन हो जाए, या ब्रोकन कर मतलब वो ब्रोकन होने के करीब हो जाए, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि ऑस्टियोपोरोसिस वो कंडीशन है जब बोन की मास में डिक्रीज आ जाए, बोन में छोटी छोटी सुराख हो जाए। जैसे कि आप लोग कह सकते हैं कि ये जो मक्की की जो हनी कॉम्स होते हैं उसकी तरह, बिल्कुल उसी की तरह बोन बन जाता है, जिसमें जो मक्की होती है जो कि छोटी छोटी मक्खियाँ होती है जो कि हनी मक्की होती है। ठीक है, और वो अपने अंडे वहाँ पे डालते हैं उस हनी काम में। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से एक बोन का जो शेप है वो बिल्कुल हनी काम की तरह बन जाता है, और फिर उस कंडीशन को हम कहते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गई है, यानी बोन जो है ना वो वीकन बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस इज़ अ हेल्थ कंडीशन दैट वीकन बोन्स। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना ये हमारे साथ एक ऐसा कंडीशन होता है जो कि हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड इस वजह से है क्योंकि बोन जो है ना ये हमारे हेल्थ का पार्ट है। ठीक है, ये हमारी बॉडी का पार्ट है। तो जब हमारे बोन वेकन बन जाते हैं तो उस वजह से ये कंडीशन अकर होता है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, मेकिंग देम फ्रेजाइल एंड मोर लाइकली टू ब्रेकन, ये बोन को कमज़ोर बना देती है। फ्रेजाइल मतलब जो कि ब्रोकन के करीब हो। ठीक है, इजीली ब्रोकन हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं फ्रेजाइल। तो ये बोन को बहुत वीक बना देती है, और इस कंडीशन में फिर जो फ्रैक्चर ऑफ बोन है वो इजीली अकर हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस मेक द पर्सन मोर ससेप्टेबल टू फ्रैक्चर बिकॉज ऑफ द डिक्रीज ऑफ इन बोन मास, बोन के मास में डिक्रीज आ जाती है, कमी आ जाती है, और उस वजह से इंसान जो है ना वो मोर ससेप्टेबल होते हैं फ्रैक्चर की तरफ, यानी उसके बोन में जल्दी से फ्रैक्चर आ सकती है। ठीक है, और इस कंडीशन को फिर हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। फ्रिजिलिटी फ्रैक्चर और ओपन अट्रोमेटिक, अट्रोमेटिक का क्या मतलब है, यानी काजिंग मिनिमल टिश्यू इंजरी। ठीक है, टिश्यू की मिनिमल इंजरी की वजह से भी जो फ्रैक्चर है वो अकर हो सकती है जब ऑस्टियोपोरोसिस हो गई हो। और ये कंडीशन ज़्यादातर फीमेल में तकरीबन 45 एज या 35 टू 45 एज की दरमियान आ जाती है, क्योंकि उस दौरान क्या हो जाती है, मोनोपास हो जाती है, और मोनोपास की वजह से ये कंडीशन अकर हो सकती है क्योंकि जो एस्ट्रोजन लेवल है वो डाउन हो जाती है और बोन की कमज़ोरी आ जाती है। ठीक है, जबकि मेल में तकरीबन 60 टू 70 ईयर तक ये लेवल आ जाता है, ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना वो अकर हो सकती है। ये उस दौरान कॉमन होती है क्योंकि उस दौरान जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है वो क्या हो जाती है, वो डाउन हो जाती है, और उस वजह से फिर ऑस्टियोपोरोसिस अकर हो सकती है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये कॉमन पॉइंट्स याद रखने हैं कि फीमेल्स में 35 टू 45 ईयर्स तक ये आ सकती है, ये चांसेस हो सकती है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए। और क्यों हो सकती है, क्योंकि मोनोपास हो जाती है इस दौरान में, और जब मोनोपास हो जाती है तो उस वजह से फिर एस्ट्रोजन हार्मोन की डाउन हो जाती है, और जब एस्ट्रोजन हार्मोन डाउन हो जाती है तो बोन की कमज़ोरी आ सकती है। ठीक है, तो इस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना वो अकर हो सकती है। जबकि मेल में तकरीबन 60 से 70 ईयर तक जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है वो डाउन हो जाती है, और उस वजह से फिर हमारे साथ ऑस्टियोपोरोसिस अकर हो सकती है उस ईयर्स में, उस एज में।
ये आप लोग देख सकते हैं वही कंडीशन है, हेल्थी बोन जो है ना वो इसी तरह से होती है, और जो ऑस्टियोपोरोसिस वाली बोन होते हैं तो वो इस तरह से फोर्स उसमें बन जाते हैं, ठीक है। एटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, अगर हम बात करें एटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी के फर्दर, ठीक है, एक तो हमने डिस्कस किया, लेकिन फर्दर इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बताए हैं कि रिस्क फैक्टर ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इंक्लूड एज, क्रॉनिक डिजीज़, इसमें क्या मौजूद है जो रिस्क फैक्टर है ऑस्टियोपोरोसिस की, तो उसमें कुछ डिजीज़, एज, जैसे कि हमने बताया कि फीमेल की 35 to 45 तक है, और जो मेल है वो 60 to 70 ईयर्स तक, ठीक है। और जो क्रॉनिक डिजीज़ हो गए जैसे कि लंग्स डिजीज़, लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, ये हमारे साथ ऐसे डिजीज़ हो जाते हैं कि उस दौरान जो बोन की जो मास है वो डिक्रीज हो सकती है, और उसकी वजह से फिर ऑस्टियोपोरोसिस अकर हो सकती है, ठीक है। कुछ मेडिकेशन ऐसे हैं जो कि साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस अकर हो सकती है, जैसे कि स्टेरॉइड हो गए, एंटीकोगुलेंट हो गए, एंटी कन्वल्सेंट हो गए, ठीक है, पीपीआईज, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हो गए, सेलेक्टिव सेरोटोनिन इनहिबिटर्स हो गए, जैसे कि लॉन्ग टर्म अगर डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम हो तो उसकी वजह से भी अकर हो सकती है, या विटामिन डी डिफिशिएंसी हो, सूरज में नहीं बैठता बंदा, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हो सकती है, स्मोकिंग की वजह से, एक्सेसिव कैफीन, अल्कोहल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जैसे कि ऐसा लाइफस्टाइल है जो कि ज़्यादातर घर जो है ना वो बिल्कुल बंद होते हैं, ठीक है, जो कि सूरज की बिल्कुल एक रोशनी भी नहीं जाती उधर, तो उसकी वजह से जो विटामिन डी है उसकी डिफिशिएंसी आ जाती है, और उस वजह से फिर ऑस्टियोपोरोसिस काज हो सकती है, ठीक है। अच्छा, कुछ ईटिंग डिसऑर्डर, जैसे कि कुछ खाया ऐसे खाया जो कि विटामिन डी की कमी हो, उसमें कैल्शियम की कमी हो, या स्मोकिंग वगैरह कर रहे हो, या कैफीन पी रहे, ठीक है, या अल्कोहल इंटेक वगैरह कर रहे, तो स्मोकिंग जो ईटिंग डिसऑर्डर्स है उसकी में भी ये डिसऑर्डर आ सकती है, ठीक है, उसमें भी ये जो या ये ऑस्टियोपोरोसिस अकर हो सकती है ईटिंग डिसऑर्डर्स की वजह से भी, ठीक है। एंड इन्फ्लेमेटरी बाउल्स डिजीज़, और ज़्यादातर जो बाउल डिजीज़ में इन्फ्लेमेशन आ जाए तो उस वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस की ये भी एक खास हो सकती है, इसकी वजह हो सकती है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब साइन एंड सिम्टम की तरफ आते हैं। तो जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है उसकी कॉमन साइन एंड सिम्टम क्या हो सकती है, तो जितनी भी ऑस्टियोपोरोसिस होगी तो वो ज़्यादातर उसको स्पाइनल प्रॉब्लम्स होगी, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि ऑस्टियोपोरोसिस वाले पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइनल प्रॉब्लम होगी। और ये स्पाइनल प्रॉब्लम क्यों होगी, क्योंकि उसके बोन जो है ना वो कमज़ोर हो जाते हैं, और ये ज़्यादातर कॉमनली कहाँ पे होते हैं, स्पाइनल में कॉमन होता है। ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये किस जगह को कॉमन पकड़ता है, ज़्यादातर ये स्पाइनल कॉर्ड को या स्पाइनल ब्रेसिस को पकड़ता है, ठीक है। ये ज़्यादातर हिप रेस्ट या उस जगह में या स्पाइनल में ज़्यादा से सवेयर पेन हो जाता है, ठीक है, और उससे हमें पता चलता है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गई है। ऑस्टियोपोरोसिस इज अ साइलेंट डिजीज़, ये हमारे साथ एक साइलेंट डिजीज़ है। साइलेंट डिजीज़ किस तरह से है कि पहले इसमें कोई भी साइन एंड सिम्टम नहीं होती, बल्कि पेन भी ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, लेकिन बाद में पेशेंट में जब ये एक बार डेवलप हो गया तो उसके हाइट में लॉस आ सकती है, ठीक है, किपोसिस हो सकती है। किपोसिस मतलब कि स्पाइनल पेन वगैरह या स्पाइनल कर्वेचर्स में जो एक्सेसिवली पेन होता है, ठीक है, वही आ सकती है। अच्छा, या एक्सेसिव कर्वेचर्स आ सकती है स्पाइन में। और दूसरा ये कि बैक पेन ज़्यादा से ज़्यादा अकर होती है, सीवियर बैक पेन होती है, ठीक है। तो पहले तो इसमें कोई भी साइन सिम्टम नहीं होते, लेकिन जो एक दफ़ा ये डेवलप हो गई, ये अपनी स्टेज में पहुंच गई, जो कि हमारे साथ डेवलपमेंटल स्टेज होता है ऑस्टियोपोरोसिस का, तो उस दौरान हाइट लॉस, ठीक है, दूसरा ये कि किपोसिस एंड बैक पेन हो जाती है। कंप्रेशन फ्रैक्चर्स ऑफ द स्पाइन में काज डिपिलेटेटिंग पेन। डिपिलेटेटिंग पेन का मतलब है कि सीवियर पेन, जब हमारे साथ स्पाइन बोन की कंप्रेशन की वजह से फ्रैक्चर अगर हो जाए तो उस वजह से सीवियर पेन काज हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे भी फ्रैक्चर आ जाए तो सीवियर पेन अकर हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस इज कॉमनली डायग्नोस्ड आफ्टर द पेशेंट सस्टेन अ फ्रैक्चर फ्रॉम लिटिल और नो नॉन ट्रॉमा, और ज़्यादातर जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो तब डायग्नोस होती है जब पेशेंट में कोई फ्रैक्चर वगैरह आ जाए, ठीक है, या कोई अननोन ट्रॉमा हो जाए, जैसे कि कोई ट्रॉमा वगैरह लग गई है और उस वजह
से कोई फ्रैक्चर वगैरह अगर हो गई हो और वो ट्रॉमा इतना सेवेयर ना हो कि पेशेंट का बोन जो है ना वो फ्रैक्चर उसमें आ जाए, लेकिन फिर भी उसकी बोन में फ्रैक्चर आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि उसका बोन का जो मास है वो डिक्रीज हो गया है। जब उसका टेस्ट कर देते हैं तो पता चलता है कि इसको तो ऑस्टियोपोरोसिस हो गई है, यानी बोन की जो फोर्स है वो छोटे छोटे पोर्स उसमें आ गए हैं, बोन्स में छोटे छोटे पोर्स बन गए हैं, बोन की मास जो है ना वो डिक्रीज हो गई है, इस वजह से ये इजीली ब्रोकन हो जाती है। डायग्नोसिस की तरफ आते हैं तो हम डायग्नोसिस किस तरह से करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की, तो वही बात है, पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, यानी जो अस्कल्टेशन, परपेशन, परकशन ये सब करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फिजिकल हिस्ट्री लेंगे। फिजिकल हिस्ट्री हम किस तरह से लेते हैं कि उसकी जो फैमिली हिस्ट्री है उसके बारे में पूछते हैं, या उससे पूछते हैं कि उसे क्या फ़ैन वगैरह तो महसूस नहीं हो रहा है, ठीक है, ये सब हम पूछते हैं ड्यूरिंग हिस्ट्री। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना क्या करते हैं, रेडियोग्राफी वगैरह परफॉर्म करते हैं, टेस्ट वगैरह करते हैं, और इसके लिए एक एक्सरे होती है जिसको हम डेक्सा कहते हैं, ठीक है। डेक्सा का मतलब है डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री, ठीक है। ये एक इस तरह एक टाइप ऑफ एक्सरे होती है जिसमें हमें पता चलता है कि बोन की डेंसिटी में कमी आ गई है कि नहीं, ठीक है। बोन की डेंसिटी हमें बताती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, पहले तो हम रेडियोग्राफी करते हैं, ठीक है। उससे हमें पता चलता है कि पेशेंट में जो पोर्स वगैरह है वो अपेयर हो गए हैं कि नहीं, उसके बोन्स में पोर्स वगैरह तो नहीं है। अगर पोर्स अपेयर हो गई है तो इसका मतलब ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गई है, ठीक है। फिर दूसरा हमारे साथ क्या है कि डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री करते हैं। ये हमारे साथ डेक्सा होती है, इसका जो शॉर्ट नेम है वो उसको हम डेक्सा कहते हैं, और डेक्सा हम इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हमें पता चले कि बोन की जो डेंसिटी है वो कमी हो गई है, उसमें कमी आ गई है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेक्सा के रिपोर्ट में हमारे साथ टी स्कोर्स होते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल बोन है तो उसकी टी स्कोर जो है ना वो ग्रेटर देन 1 आएगी। ये हमारे साथ हेल्थी एडल्ट यंग की बोन होती है। जबकि ऑस्टियोपीनिया किस चीज़ को कहते हैं, ऑस्टियोपीनिया वो कंडीशन होता है जब लॉस ऑफ बोन मिनरल आते हैं, ठीक है। बोन में जब मिनरल की लॉस आ जाती है तो उसको हम कहते हैं ऑस्टियोपीनिया, और जब बोन की डेंसिटी में कमी आ जाती है तो उसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो अगर ऑस्टियोपीनिया हो गई है तो उसकी जो टी स्कोर है वो 2.5 होगी या उससे मोर देन होगी, ठीक है। जबकि ऑस्टियोपोरोसिस में टी स्कोर जो है ना वो 2.5 से कम होगी, ठीक है, या 2.5 होगी या 2.5 से कम होगी। तो ये हमारे साथ वो कंडीशन हो सकती है कि ये क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस आ गई है, और डेक्सा से हमें इस टी स्कोर की पता चल जाता है। ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो ट्रीटमेंट में बताया गया है कि एडिक्वेट डाइटरी और सप्लीमेंट्री कैल्शियम एंड विटामिन डी देंगे, ठीक है। ऐसे इंटेक करेंगे, ऐसी डाइटरी इंटेक उसको प्रोवाइड करेंगे जो कि हमारे साथ रिच ऑफ कैल्शियम हो एंड रिच ऑफ विटामिन डी हो, क्योंकि पेशेंट को विटामिन डी और कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि बोन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। वेट बेयरिंग एक्सरसाइज उसे बताएंगे कि ऐसा एक्सरसाइज करे जो आपके वेट के मुताबिक हो। आपका वेट उस एक्सरसाइज को क्या करे, उसको ईजिली, मतलब ऐसा फोर्स आपने नहीं उठाना है या ऐसा प्रेशर अपने बोन्स पे नहीं डालना है जो कि आपके वेट के मुताबिक ज़्यादा हो। तो अपने वेट के मुताबिक ही अपने वेट को उठाना है, ठीक है। किसी चीज़ को उठाना है या ऐसा एक्सरसाइज करना है जो कि आपके वेट के मुताबिक हो। एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरापी, हम क्या करेंगे, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरापी करेंगे ताकि इसकी जो एस्ट्रोजन लेवल है अगर वो डाउन हो गए हैं तो उसकी वजह से बोन में जो डिफिशिएंसी आ गई है या बोन जो वीक हो गया है तो एस्ट्रोजन जो है ना वो रिप्लेस करेंगे ताकि बोन दोबारा से वापस अपने जो नॉर्मल या हेल्दी बोन है उस तरफ आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ है कि एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट तरफ, अच्छा, विटामिन के की कमी अगर आ गई है तो विटामिन के जो है ना ये कैल्शियम यूटिलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो विटामिन के भी उसे प्रोवाइड करेंगे। वॉकिंग डाउन स्टेयर, उसे कहना है कि आपने स्टेयर के ऊपर नहीं चढ़ना है बल्कि नीचे तरफ आना है, यानी स्टेयर से नीचे तरफ आना है, ठीक है, ताकि आपके बोन में कोई फ्रैक्चर वगैरह ना आ जाए और आपका बोन जो है ना वो और भी मजबूत हो जाए।
अच्छा, पेन किलर के लिए या बैक पेन के लिए हम एनसेड या सैलिसाइलेट प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि हमारे साथ पेन के लिए कुछ मेडिसिन्स है। हार्मोन्स में हम अगर वुमेन है तो एस्ट्रोजन प्रिस्क्राइब करते हैं, एस्ट्रोजन के लिए एक टैबलेट्स आते हैं, या टेस्टोस्टेरोन टैबलेट्स मेन के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि उसका जो हार्मोन लेवल है वो ठीक हो जाए, उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना वो दोबारा से अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। दूसरा हमारे साथ नेक्स्ट टैबलेट जो है ना, उसके लिए ये जो ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन होता है, कॉमनली ज़्यादातर इसमें ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि हमारे साथ क्या है, बिस्फॉस्फोनेट है। ठीक है, बिस्फॉस्फोनेट में कुछ ये टैबलेट्स है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ये आ सकते हैं हमारे साथ, और ये ब्रांड नेम है, और इसकी जो लोकल प्रोडक्ट आती है तो वो ये है। ठीक है, ये आप लोगों ने क्या करना है, इसको यूज़ करना है, जैसे कि एलिंड्रोनेट एंड रिजिड्रोनेट। ठीक है, ये कुछ ऐसे टैबलेट्स है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस में कॉमनली यूज़ हो जाते हैं, हर कोई ये प्रिस्क्राइब करते हैं जब ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन आ जाए, और ये बोन को क्या कर देती है, मजबूत बना देती है। ठीक है, इसकी जो ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन है उसको ख़त्म कर। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है ना, लास्ट स्लाइड जो है वो नर्सिंग इंटरवेंशन है। अगर इससे पहले हम नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करें तो थोड़ा नॉलेज में इंक्रीजमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हम किस तरह से नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम नर्सिंग डायग्नोसिस में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि पेन रिलेटेड टू बोन मास। ठीक है, बोन मास या बोन डेंसिटी की वजह से पेन है। ठीक है, दूसरा हम लिखेंगे कि रिस्क फॉर इन्फेक्शन, क्योंकि क्या हो गया है, रिलेटेड टू फ्रैक्चर की वजह से रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो सकती है, बैक्टीरिया, वायरस या पंजाई की इन्फेक्शन हो सकती है। रिस्क ऑफ फ्रैक्चर की रिस्क हो सकती है ड्यू टू डिक्रीज ऑफ डेंसिटी ऑफ बोन। ठीक है, या वीकन बोन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ आ सकती है कि एक्टिविटी इंटॉलरेंस ड्यू टू मास्क। ठीक है, बोन मास की वजह से एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो रही है। एंड तीसरा जो लास्ट वन है वो है डिफिशिएंसी ऑफ नॉलेज ड्यू टू या रिलेटेड टू डिजीज़। ठीक है, रिलेटेड टू डिजीज़ जो है ना उसको डिफिशिएंसी ऑफ नॉलेज हो गई है। अच्छा, अब नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करते हैं। तो नर्सिंग इंटरवेंशन में जो कॉमन स्टेप्स यहाँ पे बताए हैं कि फर्स्ट हम क्या करेंगे, टीचिंग अबाउट द बेनिफिट्स। पहले हम उसको बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे कि अगर आप ये मेडिसिन यूज़ कर ले तो आपकी जो कंडीशन है, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस है, वो ख़त्म हो सकती है। जैसे कि हेल्थी लाइफस्टाइल आपने जीना है। ठीक है, दूसरा ये कि हमारे साथ जो कैल्शियम एंड विटामिन डी की कमी आई है उसको पूरा करना है, यानी रिच कैल्शियम एंड विटामिन डी की खुराक खाने हैं, इंटेक करना है। ठीक है, डाइट इंटेक करना है, और दूसरा है कि सप्लीमेंट्स भी इंटेक करने हैं। ठीक है, सप्लीमेंट को एडमिनिस्टर करना है। एडवांटेजेस ऑफ वेट बियरिंग एक्सरसाइज, वेट बियरिंग एक्सरसाइज के एडवांटेजेस बताएंगे, उसके फ़वाइद बताएंगे कि इसकी क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, आपको क्या क्या फ़ायदा इससे पहुंच सकता है। ठीक है, तो वो भी बताएंगे। एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग एंड एक्सेसिव अल्कोहल और स्मोकिंग की जो हार्मफुल इफेक्ट्स है उसके बारे में बताएंगे कि आपकी सेहत के लिए क्या है, बहुत ख़तरनाक है, आप ये जानलेवा चीज़ें है, ये ना खाए, ये ना पिए। ठीक है, तो ये भी हम बताएंगे। और दूसरा मेडिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द डिसऑर्डर एंड देयर साइड इफेक्ट्स। आपने क्या करना है, मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब करना है इस रिलेटेड टू डिजीज़ के मुताबिक जितनी भी मेडिकेशन होते हैं उसको प्रिस्क्राइब करना है। यानी जो मेडिकेशन हमने बताया कि हार्मोन्स वाले मेडिकेशंस हो गए, या जो बिस्फॉस्फोनेट हो गए। ठीक है, ये आपने क्या करना है, या इनसेड वगैरह ये आपने प्रिस्क्राइब करना है। विटामिन डी या विटामिन सी, कैल्शियम वगैरह ये सब आपने प्रिस्क्राइब करने हैं, और फिर उसकी साइड इफेक्ट्स के बारे में भी बताना है। एंड मेजर टू हाल्ट और रिवर्स द डिजीज़ प्रोसेस, और फिर आपने मेजर करना है कि डिजीज़ का जो रिवर्स प्रोसेस है वो ठीक हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर उसका कंडीशन जो है ना वो सीवियर से माइल्ड की तरफ आ गया, ठीक है, और फिर नॉर्मल की तरफ आ रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, इस दवाई को या इस मेडिसिन को जारी रखना है, ताकि जब तक पेशेंट ठीक नहीं होता उस दौरान तक आपने इस मेडिकेशन को जारी रखना है। ठीक है, ये सब आपने बताने हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हमारे साथ जो तकरीबन 11 डिजीज़ है वो कंप्लीट हो गए इस चैप्टर में, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट डिजीज़ को यानी फैगट्स डिजीज़ को हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत जल्द इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।